एलिमिनेशन रिएक्शन। जब बीटा हाइड्रोजन एटम वाले हेलो एल्केन्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम का एलिमिनेशन होता है, यानी कि एलिमिनेशन यानी निकलना। एज अ रिजल्ट एक प्रोडक्ट एल्कीन के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एटम यूज़ होता है, इसलिए इसे जनरली बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ बीटा एलिमिनेशन तक हो गया। तो ये हमें एक दे रखा है, एल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन निकल जाएगा बीटा कार्बन से। अब अल्फा और बीटा क्या है, सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन हो गया है ना। तो हाँ, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ होता है या फिर जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप जैसे कोई भी हेलोजन हो गया या COOH हो गया या इस टाइप के जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो जिस कार्बन पे लगे हुए होते हैं वो अल्फा कार्बन कहलाते हैं और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखो अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन पे से हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड अल्फ़ा कार्बन की खाली हो गई और एक बीटा की, तो वो दोनों के दोनों एक वैलेंसी अल्फ़ा कार्बन की खाली हो गई और एक बीटा की, तो दोनों के दोनों बीच में एक बॉन्ड बना लेंगे और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। ऐसे एक एल्कीन बनकर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो बेस है, बेस क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो देखो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया है और उसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है ना। और जो बेस होगा वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में और BH बनाएगा। ठीक है, और जो हैलाइड आयन है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। X यहाँ पे लीविंग ग्रुप है और B यहाँ पे बेस है। तो जब बीटा, एक बार वापस बता देती हूँ, जब बीटा हाइड्रोजन एटम वाले हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन, KOH लिया है हमने यहाँ पर बेस, तो जो OH है ना उसके बेस के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम का एलिमिनेशन यानी वो निकल जाते हैं और एज अ रिजल्ट एल्कीन वगैरह फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब ये साइड में जो टेबल है वो देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन इन अ मॉलिक्यूल, वही जो मैंने बताया, किसी मॉलिक्यूल में अल्फा और बीटा कार्बन की पोजीशन। कार्बन जिससे हेलोजन एटम सीधा जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और जिससे इससे जुड़े अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और बीटा कार्बन से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। वही घुमा के बोल दिया। ठीक है, अब इफ देयर से बता रही हूँ, यदि एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम होने के कारण एक से ज़्यादा प्रकार की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, यानी कि जैसे मान लो अभी ये जो आगे एग्जांपल है वो देखेंगे। ठीक है, यदि एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होने के कारण एक से ज़्यादा प्रकार की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी संभावना हो तो जनरली एक एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनती है, यानी कि एक एल्कीन ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। इस प्रकार के पैटर्न को सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ज़ेडजेफ, जिन्हें सेडजेफ भी प्रोनाउंस किया जाता है, ने ऑब्जर्व किया। इन्होंने 1875 में एक रूल फॉर्मुलेट किया, यानी कि बताया, जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डीहाइड्रो हेलोजन, डी यानी निकलना, डी यानी निकलना, हाइड्रो हाइड्रोजन और हेलो हेलोजन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, अभी हमने देखा ऊपर क्या निकला, हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन
हाइड्रोजन निकला और हेलोजन निकला रिएक्टेंट में से, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में वह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर एल्काइल ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसी एल्कीन ज़्यादा बनेगी जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है उस पर एल्काइल ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए 2-ब्रोमोपेंटेन का मेजर प्रोडक्ट पेंटोइन है। ठीक है, तभी अपन रिएक्शन देख लेते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि जिसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ये यहाँ पे बात मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है हमें पेंटोइन। ठीक है, सेकेंड नंबर के और थर्ड नंबर के कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, डबल बॉन्ड किस किस के बीच में आ रही है, सेकेंड और थर्ड नंबर के कार्बन्स पे आ रही है। ठीक है, तो इस पे फिर बेस से रिएक्शन इसकी करवाई तो दो संभावना है। देखो दोनों ही साइड में कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। 2-ब्रोमोपेंटेन को देखो, वो अपना रिएक्टेंट है। ठीक है, तो जो 2-ब्रोमोपेंटेन है उसको अगर आप, दो संभावना है, या तो हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड से निकल जाएगा या फिर राइट साइड से। देखो दो बीटा कार्बन हो रहे हैं इसमें, ये बात प्रॉब्लम हो रही है। 2-ब्रोमोपेंटेन जो है ना उसमें देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। अब दोनों ही साइड बीटा कार्बन है, देखो इस साइड लेफ्ट साइड भी CH2 और उस साइड भी CH2 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। तो किस साइड का हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन और Br निकलना है ना इस रिएक्शन में, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो किस साइड का निकलेगा, राइट साइड का कि लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो अगर थर्ड नंबर के कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलती है तो क्या फॉर्म होगा, पेंटोइन बन के फॉर्म होगा। ठीक है, थर्ड नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन और सेकेंड नंबर के कार्बन पे से हेलोजन निकलेगी तो पेंटोइन बन के फॉर्म होगा, जो कि 81% है। और दूसरी साइड का एरो देखो जो कॉर्नर में लिखा है 19% वाला। और अगर फर्स्ट कार्बन पर से हाइड्रोजन हटेगा और सेकेंड कार्बन पे से हेलोजन निकलेगी तो पेंट-1-इन फॉर्म होगी। पर अब आप यहाँ पे देखो कि पेंट-2-इन ज़्यादा बनी है और पेंट-1-इन कम बनी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो ZZF रूल था ना उसके अनुसार जिस साइड एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो अब पेंट-2-इन वाले को देखो, हमने क्या बताया गया है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं उन पे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। तो पेंट-2-इन वाले को देखो, सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। और जो थर्ड नंबर का डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर केवल एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जबकि पेंट-1-इन में फर्स्ट नंबर के कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे, यानी एक भी एल्काइल ग्रुप है ही नहीं। पर दूसरे नंबर के कार्बन पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किस में हुए, पेंट-2-इन में। दो हो गए ना, एक सेकेंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है और एक थर्ड नंबर के कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, इस वजह से पेंट-2-इन मेजर प्रोडक्ट है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बॉक्स में जो लिखा है वो, एक केमिकल रिएक्शन कंपटीशन का परिणाम होती है जिसमें सबसे तेज रनर दौड़ जीतता है। मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप ज़्यादातर वह करने की कोशिश करता है जो कि उसके लिए सरल होता है। जब बीटा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग एक एल्काइल हैलाइड किसी बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है तो दो कंपीटिंग रूट्स अवेलेबल होते हैं। कंपीटिंग यानी दोनों में कंपटीशन होता है कि ये वाला रास्ता पकड़ना है या ये वाला। अभी अपन ने ऊपर देखा कि फर्स्ट कार्बन पे से के साइड से जाना है या थर्ड कार्बन पे से, है ना, तो ये कंपीटिंग रूट्स अवेलेबल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2 या एलिमिनेशन, ठीक है, दो रूट्स अवेलेबल होते हैं उनके पास में, या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं या फिर
एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जा सकते हैं। किस रूट का सिलेक्शन होगा? यह एल्काइल हैलाइड के नेचर, स्ट्रेंथ, साइज ऑफ बेस, न्यूक्लियोफाइल। देखो बेस क्या होता है, वो है ना इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो या तो बेस बोल लो या न्यूक्लियोफाइल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यह एल्काइल हैलाइड की नेचर, स्ट्रेंथ, साइज ऑफ बेस, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन कंडीशन पर निर्भर करता है। इसलिए एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल यानी मोटा, जो बल्कियर है, बड़ा मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स लगे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स लगे हैं, इसलिए एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह एक्ट करना प्रेफर करता है और टेट्रावैलेंट कार्बन एटम के पास जाने के बजाय एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी कि रोकता है एब्स्ट्रैक्ट करना। स्टेरिक, वो अभी अपन ने सीखा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ वैसा। इसी प्रकार से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता देगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की प्रेफरेंस SN2 की होगी या एलिमिनेशन की या बेसिक न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यह बेस या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN1 को प्रेफरेंस देगा और एलिमिनेशन को यह कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है SN1 को प्रेफरेंस देगा और एलिमिनेशन को या कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर निर्भर करेगा। ठीक है, एल्कीन के ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, हाँ ये रह गए हैं, ये इसी जो बॉक्स बना है उसी का कंपैरिजन है। ठीक है, तो जो बल्कियर बेस है वो प्रोटॉन को जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बड़ा सा साइड में बना है ना ब्लैक कलर का, एलिमिनेशन वाले में देखो एक कलरफुल बना है और एक ब्लैक पेन से बना है। तो जो ब्लैक रिंग से बना है वो बल्कियर बेस है, वो जाके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पे अपना H पॉजिटिव आयन, तो उसको जाके एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो बेस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो आपने सब कुछ सीख ही लिया है कि क्या होगा, है ना। ब्रोमीन निकलेगा, फिर ये आएगा CH3 CH2 नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना। वही सब उसको दिखाया गया है 3D फिगर में। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके कार्बन मेटल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, जिसकी खोज विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में की थी, 1900 में की थी। इन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये रिएजेंट्स हेलो एल्केन की ट्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन द्वारा प्राप्त होती हैं। तो रिएक्शन दे रखी है नीचे, एल्काइल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन ट्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा CH3 CH2 MgBr। नाउ अबाउट विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड की केमिस्ट के रूप में एकेडमिक लाइफ बड़ी विचित्र थी। उन्होंने मैथ्स में डिग्री प्राप्त की, लेकिन वे इवेंचुअली यानी कि एकदम से केमिस्ट्री की ओर शिफ्ट हुए। ये फिजिकल केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स वाला एरिया नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर शिफ्ट हुए। मतलब मैथ्स के स्टूडेंट थे तो हो सकता है थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आए, पर नहीं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुए। मिथाइलेशन के लिए एक अच्छे रिएजेंट की खोज करते हुए उन्होंने देखा कि डाईइथाइल ईथर में जिंक इस कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या इसकी जगह मैग्नीशियम ईथर कॉम्बिनेशन सफल हो सकता है क्या।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले 1900 में प्रस्तुत किए गए। ग्रिग्नार्ड ने इस कार्य का यूज़ 1901 में अपनी पीएचडी डिग्री के लिए किया। 1910 में ग्रिग्नार्ड नैन्सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। ठीक है। वर्ष 1912 में उन्होंने पॉल सेबेस्टियर या फिर सेबटियर जो भी है, पॉल सेबेस्टियर जो भी है, ठीक है, के साथ केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज शेयर किया। पॉल सेबेस्टियर ने निकल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन पर वर्क किया था। निकल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने के लिए या फिर पुल करने के कारण यह बॉन्ड हाईली पोलर होता है। मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इसेंशियली यानी आयनिक होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। हैलोजन बॉन्ड, मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इसेंशियली आयनिक होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का छोटा सा दिखा रखा है RMgX। तो R इसमें मैग्नीशियम इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हैलोजन पे और उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है। और इसमें ये भी देखने वाली बात है कि एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि हमेशा एल्काइल ग्रुप के ऊपर हमने पॉजिटिव ही चार्ज देखा है, तो ये बात भी ध्यान रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं और किसी भी सोर्स से प्राप्त प्रोटॉन से रिएक्शन कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। यहाँ तक कि वाटर, अल्कोहल और अमीन्स भी इन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं, यानी इतनी आसानी से हाइड्रोकार्बन्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कि इवन वाटर का एसिडिक, पानी का में जितनी एसिडिक प्रॉपर्टी है ना, उतनी भी पर्याप्त है उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, पानी, अल्कोहल और अमीन्स में। ठीक है। RMgX की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। RH क्या है? हाइड्रोकार्बन प्लस MgOHX बनता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के समय ट्रेसेस ऑफ वाटर को भी निकालना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कि ट्रेसेस ऑफ एक मतलब हल्का सी भी नमी चलेगी नहीं जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे, वरना वो रिएजेंट रहेगा ही नहीं, वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है। इसलिए रिएक्शन को ड्राई ईथर में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए इसे एक मेथड माना जा सकता है। ठीक है। अब है वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर में सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें हैलाइड को प्रेजेंट कार्बन एटम से डबल कार्बन एटम होते हैं। जिसमें हैलाइड में प्रेजेंट यानी उसमें उपस्थित कार्बन एटम से डबल कार्बन एटम्स होते हैं। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। डबल होने का कारण क्या है ये भी है, बताते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल कितने, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये लोग एल्काइल हैलाइड के और 2 सोडियम ले रहे हैं। अब 2 सोडियम के साथ में दोनों ही जो हैलोजन है वो निकल जाएंगे हैलाइड आयंस और NaX बना लेंगे 2 मॉलिक्यूल, और जो 2 एल्काइल बच गए अपने पास में वो दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। तो इस वजह से 2 मॉलिक्यूल लिए थे वो डबल हो गए ना, आपस में एल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो वो 4, 2 मान लो 2 कार्बन के थे तो वो 4 हो गए, है ना। ऐसे इस वजह से डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति फॉलोइंग रीजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। बहुत एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, सबसे पहला कारण है रेजोनेंस इफेक्ट। हेलो एरीन्स में हेलोजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह कॉन्जुगेशन में होते हैं रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन से, और फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जो हेलो एरीन्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, वो गोल 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 घूमते रहते हैं रेजोनेंस की वजह से पूरी रिंग के अंदर, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये एक अपना सिंपल सा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन बढ़िया इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो क्लोरीन के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ना, और जो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन दोनों के बीच में ना रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। उसके कारण क्या होगा कि जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके सर पर चढ़े बैठे हैं ना, वो बगल में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहेंगे, जब जहाँ पहला एरो बनाया ना वहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा पास आएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के सर पे से यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिंग के का जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे एरो बना है, वो उसके और ज़्यादा तेज़ रिपेल होने लगेगा, और इस वजह से वो उचक के यहाँ साइड में नेगेटिव के फॉर्म में आ जाता है। देखो दूसरा वाला, देखो उसमें देखो नेगेटिव बन गया, और जो क्लोरीन के सर पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने बॉन्ड बना ली, और क्योंकि क्लोरीन पे से इलेक्ट्रॉन हटे हैं दो, इस वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस के फॉर्म में आ चुके हैं, वो अब इस माइनस में, और फिर जो नीचे दो एरो बने, देखो एक यहाँ पे माइनस के पास में एरो बना है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास में एरो बना है। तो इन दोनों चीज़ों में रिपल्शन होगा, माइनस में, और इन ये जो माइनस के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में, रिंग के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में। तो ऐसे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते करते ऐसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और फिर एंड वाले में वापस से वो क्लोरीन के ऊपर ही आ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या आ गए हम, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ सेकंड वाला जो फिगर था उसमें देखो डबल बॉन्ड आ गई। ठीक है, तो ये जो इस कितनी देर तक, सिर्फ फर्स्ट फिगर में नहीं है डबल बॉन्ड, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ सब में क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। पार्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय के लिए रहती है, फिर हो जाती है, फिर हट जाती है, फिर हो जाती है, फिर हट, इसलिए पार्शियल। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्लेवेज हेलो एरीन्स में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है देन हेलो एल्केन्स, इसलिए हेलो एरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा कठिन होता है ना सिंगल बॉन्ड से। हेलो एल्केन्स में कार्बन और क्लोरीन के, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ करती थी, जबकि हेलो एरीन्स में यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इस वजह से वो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से कम ही न्यूक्लियोफिलिक या बहुत कम रिएक्टिव होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। दूसरा कारण है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें अंतर होना। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स में जो कार्बन एटम हेलोजन से अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो हेलो एरीन्स में क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिगर देख लेते हैं। उसमें देखो जो पहला वाला बना है जिस पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन लिखा है, देखो जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वो डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हुआ। और जबकि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होता है वो सारी की सारी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है हर जगह से, इस वजह से वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है। एक जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है ना उसका इफेक्ट पड़ता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बढ़ती जाती है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखता है देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन हेलो एल्केन्स विद लेस s कैरेक्टर, जिनमें कम s कैरेक्टर होता है। इसलिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ हेलो एल्केन में 177 पिकोमीटर होती है, जबकि 169 पिकोमीटर होती है हेलो एरीन्स में, क्योंकि शॉर्टर बॉन्ड लेंथ छोटी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना कठिन होता है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ से, इसलिए हेलो एरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं देन हेलो एल्केन्स, और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ भी कम ही रिएक्टिव होते हैं। थर्ड इज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है, फिनाइल कैटायन इनस्टेबल, थोड़ा कम स्टेबल होता है। सेल्फ आयनाइजेशन के फलस्वरूप हेलो एरीन्स से बना फिनाइल कैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए SN1 रिएक्शन की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें जो कार्ब कैटायन चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, तब कहीं SN1 रिएक्शन अच्छे से आगे बढ़ेगी। पर यहाँ पे तो फिनाइल कैटायन स्टेबल ही नहीं बन रहा, तो फिर वो उसकी तरफ ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी फोर्थ पॉइंट रह गया है अभी। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये बिकॉज करके लिखा है ना वो। इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स को इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स कम ही अप्रोच करते हैं पॉसिबल रिपल्जन के कारण। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो अगर कोई एरीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी उस पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल तो होते ही हैं इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, तो वो एक दूसरे को कम ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि दोनों के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे पास में आएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, इस वजह से वो एक दूसरे को कम ही अप्रोच करते हैं। इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम ही नहीं हो पाती है, बहुत ना के बराबर रिएक्टिविटी होती है उनकी। अब है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाकर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर पर, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन दे रखी है, रिएक्शन में देखो रिएक्शन को, उसको किस किस चीज़ से रिएक्शन करवाएंगे, NaOH से रिएक्ट करवाएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर पे, ठीक है। और फिर और क्या प्रोवाइड करवाएंगे, HIN प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो क्लोरोबेंजीन है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 की प्रेजेंस हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है उसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर NO2, ऐसे सीक्वेंस याद रख लो, ऑर्थो मेटा पैरा। तो जैसे क्लोरीन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो ऑर्थो, फिर उसके जस्ट बगल वाला मेटा, फिर सबसे उसके थर्ड नंबर की पोजीशन वाला पैरा, ठीक है। तो इसमें क्लोरोबेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है। अब भी सेम रिएक्शन करवाएंगे ना, तो कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी क्लोरोबेंजीन वो क्लोरीन हट के OH ग्रुप लग जाएगा। टेम्परेचर देखो, NaOH की रिएक्शन करवाइए 443 केल्विन पे, जबकि पिछले वाले में कितने पे करवानी पड़ी थी, 623 केल्विन पे, ठीक है। और सेकेंड चीज़ HIN प्रोवाइड करना है। थर्ड इज इसमें देखो, अगर 2 NO2 ग्रुप अगर लगा दिए, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, तो और कम टेम्परेचर लगेगा Cl को OH बनने में। NaOH प्रोवाइड करेंगे और बस 368 केल्विन टेम्परेचर, और दूसरे स्टेप में HIN प्रोवाइड करेंगे, तो Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा।
और अगर तीनों पोजीशन यानी कि एक ऑर्थो पे 1, 3 और 5 इन तीनों पोजीशंस पे अगर NO2 लगा हुआ होगा तो बस हल्का सा गर्म करो और वाटर दे दो, Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, यह इफेक्ट तब काम करता है जब NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो, जबकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स पर जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो। देखो हमने तीनों एग्जांपल्स देखे, सब पे ऑर्थो पे, देखो पहले वाले पे पैरा पे लगा हुआ है NO2, दूसरे वाले पे ऑर्थो पे और पैरा पे लगा है NO2, और तीसरे वाले में ऑर्थो पे फिर पैरा पे फिर ऑर्थो पे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि मेटा पे अगर लगा भी होगा ना कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप, तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मेटा पे हुआ तो। रिएक्शन का मैकेनिज्म नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म दी गई है इस रिएक्शन की। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले बना है क्लोरोबेंजीन और उस पे नीचे पैरा पर NO2 लगा हुआ है। NO2 को भी खोल दिया है, जहाँ पे पैरा आइसोमर लिखा है ना उसके ऊपर देखो NO2 को भी पूरी तरीके से खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या प्रोवाइड किया था, NaOH प्रोवाइड किया था, तो उसका OH आयन, ये स्लो स्टेप होती है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ जाएगा और OH आयन भी जुड़ जाएगा, याद आया पार्शली जुड़ते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर इसके 3 आइसोमेरिक नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, तीनों के तीनों एक ब्रैकेट के अंदर दिखा दिए गए हैं। ठीक है, तो उनका एक पूरा मिलाकर एक स्ट्रक्चर 3 लाइंस बनी है। देखो एक ब्रैकेट बनाया, उसके बाद में 3 लाइंस बनी है ना, इन तीनों को का एक पूरा स्ट्रक्चर कैसे दिखाया गया है कि बीच में माइनस का साइन गोल बना दिया और फिर पूरा इसे डॉट 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 बना दिया कि वहाँ पे बता रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो गोल गोल घूम रहे हैं। क्लोरीन भी जुड़ा है, OH भी जुड़ा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन निकल जाता है, OH वहाँ पे आ जाता है, बस इतनी सी रिएक्शन है ये। ठीक है, तो जब अप्रोच करता है ना OH आयन क्लोरोबेंजीन को, तो वो स्लो स्टेप होती है। ठीक है, और फिर जब क्लोरीन निकल जाता है और OH उसमें अच्छे से जुड़ा रह जाता है, वो फास्ट स्टेप होती है। नेक्स्ट इज ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो पोजीशन पर अगर लगा हुआ हो तो OH ऊपर वाला देखो पैरा आइसोमर था, अब ये जो सेकंड नंबर पे जो पूरी लाइन बनी है ना वो ऑर्थो आइसोमर का एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो OH आयन उसको देखो पीछे से अप्रोच करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे NO2 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो फिर ये स्लो स्टेप होगा, फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, और फिर एक ओवरऑल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, थर्ड लाइन में आ जाओ, यहाँ पे तीन लाइनें बनी है, एक इक्वल का साइन होता है और ये तीनों को सबको ऐसे मिला के शो करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 3 लाइन्स शो करते हैं। ठीक है, और फिर जब फास्ट स्टेप होगा उसमें क्लोरीन निकल जाएगा, OH आ जाएगा, बस इतना सा है। और ऐसे ही थर्ड वाला भी बिल्कुल सेम है, पर हाँ मेटा आइसोमर जो होता है उसमें क्या होता है कि NO2 यानी कि वो मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब OH ने उसको अप्रोच किया, ये स्लो स्टेप है, OH वहाँ पे जाके जुड़ गया, अब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए। ठीक है, तो सेम ही चीज़ होगी, और ये देखो ये OH उस पर जुड़ गया, उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दिया, फिर फास्ट स्टेप हो गया और बस क्लोराइड आयन निकल गया और OH उसमें जुड़ गया। बस बात यहाँ इतनी कही थी कि NO2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा कि रिएक्शन नहीं होगी, नहीं ये नहीं कहा, ये कहा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होने का भी, यानी NO2 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब बॉक्स में क्या आप सोच सकते हैं कि NO2 ग्रुप अपना इफेक्ट ओनली
यानी केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों शो करता है और मेटा पर क्यों नहीं। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं। जैसे कि दर्शाया गया है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, अपनी खुद की तरफ खींचने वाला। एज अ रिजल्ट हेलो एरीन्स पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सरल यानी कि फैसिलिटेट हो जाता है, इजी पड़ जाता है। इस तरह बना कार्ब एनायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट कार्बन पर प्रोड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज NO2 के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, जबकि मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में एक भी स्ट्रक्चर इस प्रकार नहीं होता जिसमें NO2 ग्रुप की प्रेजेंस वाले कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज हो। इसलिए मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता और मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट NO2 ग्रुप का रिएक्टिविटी पर कोई प्रभाव ऑब्जर्व नहीं होता। समझ में आई गया होगा। अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स में, है ना। तो हेलोएरीन्स बेंजीन की तरह यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक्सेट्रा देती हैं। हेलोजन एटम के स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी इसका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। इसलिए फर्दर सब्स्टिट्यूशन हेलोजन के पोजीशन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। हेलोजन के ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ओर ध्यान देकर आसानी से समझा जा सकता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। देखो रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बहुत ईजी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होता है, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो कि जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। तो एक ने अपनी पोजीशन बदली तो उसके बगल वाले उससे और दूर भागेगा, है ना, फिर जो दूर भागा उसके बगल वाला उससे और दूर भागेगा। तो बस ऐसे जो दूर भागने का जो सिस्टम है ना, उसी को बस वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। रेजोनेंस के कारण मेटा पोजीशन की कंपैरिजन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। माइनस आई इफेक्ट के कारण हेलोजन एटम की टेंडेंसी प्रकृति बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की होती है। इसलिए बेंजीन की कंपैरिजन में रिंग कुछ मात्रा में डीएक्टिवेटेड हो जाती है। इसलिए हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होती है और बेंजीन की तुलना में ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता होगा या ज़्यादा हाई प्रेशर, इस टाइप की ड्रास्टिक कंडीशंस की आवश्यकता पड़ती है। ये दे रखा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो क्लोरीन ले लिया, Cl2, क्लोरोबेंजीन ले ली प्लस Cl2, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर दोनों बन गए, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट पैरा आइसोमर है। कभी भी ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा में से हमेशा मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने HNO3 से करवाई कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन मिल गई और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मिल गया। अभी भी देख लो कि पैरा आइसोमर जो है वो ही मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में बने। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी
कंसनट्रेटेड H2SO4 से और गर्म कर दिया तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अभी भी पैरा आइसोमर ही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में बना। फोर्थ रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड से करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन एज अ माइनर प्रोडक्ट और 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन की रिएक्शन CH3COCl से करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन फिनॉन्स प्राप्त होंगे, ठीक है। 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन्स माइनर प्रोडक्ट और 4-क्लोरोएसिटोफेनॉन मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ये एग्जाम्पल बी का जो क्वेश्चन है वो भी एक थ्योरी एक्सप्लेनेशन ही है, इसलिए इसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन के को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है। फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट आंसर है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट या विदड्रॉ करती है और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बने इंटरमीडिएट कार्ब कैटायंस को डिस्टेबलाइज करती है। उसका फिगर देख लो। क्लोरोबेंजीन है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ के एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के दोनों जुड़ गए, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो बीच में जो कार्ब कैटायन वो डिस्टेबलाइज हो गया, यानी कि उस स्टेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं। अभी मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को उसी वीडियो में कवर कर दूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ ऐसी हवा में नहीं उड़ाना चाहती, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी के पार्ट में आगे बढ़ते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का मिक्सचर सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म यानी हीट करने पर एल्काइल एरिन देता है और इसे वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने बेंजीन पे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम प्लस एल्काइल एरिन, इन तीनों की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें ये मिल गया है ना। बेंजीन के ऊपर हैलोजन हट जाएगा, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। प्लस टोलुइन मिल गया, अगर आर की जगह CH रख दो तो टोलुइन हो गया है ना, प्लस NaX। ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन। एराइल हैलाइड भी ड्राई ईथर में सोडियम के साथ रिएक्शन द्वारा एनालॉगस कंपाउंड देते हैं, जिसमें दो एराइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, जॉइंट टुगेदर रहते हैं। इसे हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं। दो हमने ले लिए एराइल हैलाइड्स और दो सोडियम के साथ में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ठीक है। और दो सोडियम के साथ में दो हैलोजन निकल लेंगे, मतलब अलग हो जाएंगे, दो सोडियम हैलाइड बन जाएंगे और वहाँ पर जो दो बॉन्ड्स खाली हुई दोनों रिंग्स की वो आपस में जुड़ के डाइफिनाइल बना लेंगी। इसी को हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। So we are on second last page of this chapter. Yeah. Polyhalogen compounds.
एक से ज़्यादा हेलोजन एटम कंपाउंड्स जनरली पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम पाए जाए उन कंपाउंड्स को हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें से अनेक कंपाउंड्स इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में यूज़फुल होते हैं। इस सेक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। डाइक्लोरोमीथेन सबसे पहला अपना पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या है? डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन का बहुत ज़्यादा यूज़ सॉल्वेंट के रूप में, पेंट रिमूवर के रूप में, एरोसॉल में, प्रोपेलेंट के रूप में और ड्रग्स निर्माण में यानी मैन्युफैक्चर में की प्रोसेस में यूज़ होता है। सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ होता है, यानी ड्रग्स निर्माण की जो प्रोसेस है ना उसमें सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। यह मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ होता है। मेटल क्लीनिंग यानी इंडस्ट्रीज़ में मेटल वगैरह को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है और फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ होता है। मिथाइलिन क्लोराइड ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एयर में मिथाइलिन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के कांटेक्ट यानी संपर्क में आने के इफ़ेक्ट स्वरूप विजन यानी कि देखने की शक्ति में और हियरिंग यानी सुनने की शक्ति में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आने लगती है, स्लाइट इम्पेयरनेस आने लगती है। मिथाइलिन क्लोराइड की एयर में अधिक मात्रा के इफ़ेक्ट से, मतलब अगर हवा में ज़्यादा हो जाए वो मिथाइलिन क्लोराइड तो चक्कर यानी कि डिजीनेस मतलब चक्कर और नौसिया यानी घबराहट, टिंगलिंग और नम्बनेस मतलब एकदम बड़ी अजीब सी कंडीशन हो जाती है, उंगलियों का सिकुड़ना वगैरह है ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमंस में मिथाइलिन क्लोराइड के स्किन के सीधे कांटेक्ट में आने पर इंटेंस बर्निंग यानी भयंकर जलन होती है और हल्का रेडनेस आ जाता है। आँखों में सीधा कांटेक्ट कॉर्निया जला सकता है, कॉर्निया को इवन बर्न कर सकता है, इतना घातक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, केमिकली क्लोरोफॉर्म का यूज़ फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन और अदर सब्सटेंस के सॉल्वेंट के रूप में होता है। प्रेजेंट में क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज़ फ्रीऑन्स, रेफ्रिजरेंट्स, R22 बनाने में होता है। पहले इसका उपयोग सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में होता था, लेकिन अब इसका स्थान ईथर जैसे लेस टॉक्सिक यानी कि कम जहरीले और ज़्यादा सेफर यानी कि ज़्यादा सुरक्षित एनेस्थेटिक ने ले लिया है। एनेस्थेटिक ऐसा केमिकल होता है जिसको सूंघ के, खा के या जो भी करके आप बेहोश हो जाओगे। क्लोरोफॉर्म को सूंघा जाता है। ठीक है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ऐसे नहीं कि ह्यूमंस वाइज अलग होते हैं, केमिकल वाइज अलग होते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं? सूंघा के यूज़ करते हैं, कुछ पिल्स के फॉर्म में भी हो सकता है ना। तो एनेस्थेटिक के रूप में इसका उपयोग को देखते हुए यह एक्सपेक्टेड है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत स्लो काम करता है, धीरे धीरे, और फिर एकदम डिप्रेस हो जाता है, शांत पड़ जाता है, आप बेहोश हो जाते हो। एयर के पर यानी कि प्रति 10 लाख पार्ट्स में 900 पार्ट्स अगर क्लोरोफॉर्म यानी कि 900 पार्ट्स पर मिलियन में बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर यानी डिजीनेस, थकान, फैटीग और सिर दर्द, हेडेक हो सकता है। क्लोरोफॉर्म के क्रॉनिक एक्सपोजर से यानी बहुत ज़्यादा देर तक या फिर बहुत ज़्यादा आप उसके एक्सपोजर में आ गए, क्लोरोफॉर्म के क्रॉनिक एक्सपोजर से लिवर का, जहाँ क्लोरोफॉर्म फॉस्जिन में मेटाबोलाइज हो जाता है। लिवर के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में जब क्लोरोफॉर्म पहुँचता है तो वो लिवर में जाकर क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन बन जाती है, वहीं अंदर रिएक्शन होती है हमारे शरीर में लिवर के अंदर, और किडनी का डैमेज हो सकता है
और कुछ व्यक्तियों में एयर द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होकर एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनाइल क्लोराइड बनाती है, जिसे फॉस्जीन भी कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे जब अपन लेते हैं फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है हमारे शरीर में और फॉस्जीन बन जाती है। फॉस्जीन का ही जो फॉर्मूला है वो जो नाम है उसका केमिकल नेम कार्बोनाइल क्लोराइड है। ठीक है, इसलिए स्टोरेज के लिए इसे पूरी तरह भरी हुई कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि इसमें एयर ना रहे, बिल्कुल भी एयर इसमें नहीं होनी चाहिए, वरना वो ऑक्सीडाइज होकर जहरीली गैस फॉस्जीन बना देगी और फॉस्जीन अगर सूंघ ली दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, 2 मॉलिक्यूल CHCl3 के ले लो और उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन ले लिया। और लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, इसलिए तो उसको कलर्ड बॉटल में रख रहे हैं ताकि लाइट के कांटेक्ट में ना आए, है ना। तो ये अगर रिएक्शन पूरी की पूरी होगी तो COCl2, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे COCl2 के, इसी को हम कहते हैं फॉस्जीन, और 2 HCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ट्राई आयोडोमीथेन, यानी कि आयोडोफॉर्म। इसका यूज़ शुरू में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, लेकिन यानी कि ऐसा केमिकल जिससे बैक्टीरिया वगैरह किसी घाव वाव पे ना वो हो, है ना, इस वजह से उसको एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। लेकिन आयोडोफॉर्म का यह एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आयोडोफॉर्म के कारण स्वयं नहीं है, बल्कि आयोडोफॉर्म से रिलीज्ड आयोडीन के कारण होती है। इसकी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल यानी बहुत बेकार स्मेल होती है, उसके कारण अब इसके स्थान पर आयोडीन कंटेनिंग दूसरे केमिकल्स या फॉर्मुलेशंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसका लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन रेफ्रिजरेंट्स बनाने और एरोसोल कैन के लिए प्रोपेलेंट के मैन्युफैक्चर में यूज़ करने के लिए किया जाता है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में भी फीड स्टॉक की तरह और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर में और जनरल सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह बनती है ना, वहाँ 1960 के मध्य तक यह इंडस्ट्री में ग्रीस को साफ करने यानी कि डीग्रीसिंग एजेंट साफ करने वाले फ्लूइड के फॉर्म में यूज़ होता था, और घरों में दाग धब्बे हटाने वाले फ्लूइड यानी कि स्पॉट रिमूवर के फॉर्म में यूज़ होता था, और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में बहुत यूज़ किया जाता था। इस प्रकार के कुछ प्रमाण हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रमाण एविडेंस। कार्बन टेट्राक्लोराइड से एक्सपोजर द्वारा ह्यूमंस को लिवर का कैंसर हो जाता है। इसके कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं: चक्कर आना यानी डेजीनेस, लाइट हेडेक यानी हल्का सा सर दर्द होना, नौसिया और वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, जिससे नर्व सेल्स में परमानेंट डैमेज हो सकता है। हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें परमानेंट डैमेज हो सकता है। सीवियर केसेस में यह इफ़ेक्ट रैपिडली टू स्टपर, बेहोश होना, कोमा, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी यानी इतने सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हालत बिगड़ जाए इंसान की तो बेहोश होना, कोमा में चला जाना, अनकॉन्शियस हो जाना यानी बेहोश हो जाना, और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सपोजर से हार्ट बीट इरेगुलर या स्टॉप हो सकती है, या तो क्या बोलते रेगुलर नहीं चलेगी या फिर रुक भी सकती है। आँखों के कांटेक्ट में आने पर इस केमिकल से जलन होती है। ठीक है, जलन होगी अगर ये आँखों के कांटेक्ट में आ जाए तो। इरिटेशन। CCl4
एयर में रिलीज़ होने पर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, यानी उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ह्यूमंस का यूवी रेज से एक्सपोजर बढ़ जाता है, जिससे स्किन कैंसर, आई डिसीजेज और डिसऑर्डर्स और इम्यून सिस्टम में डिस्ट्रप्शन होना संभव है। यानी कि बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, आँखों की बीमारियाँ या फिर डिसऑर्डर्स, यानी कम दिखना, काला दिखना, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम में असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है फ्रियोन्स। मीथेन और ईथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स कलेक्टिवली फ्रियोन्स कहलाते हैं। यह एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव और नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव और आसानी से लिक्विफाइबल गैस है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं यानी कि सराउंडिंग की चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते, एटमॉस्फेयर की चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते, नॉन टॉक्सिक होते यानी जहरीले नहीं होते, नॉन कोरोसिव होते यानी जंग वंग का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, और बहुत आसानी से इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इजीली लिक्विफाइबल का मतलब यही होता है। फ्रियोन 12 CF2Cl2 इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मोस्ट कॉमन फ्रियोन में से एक है। इसका मैन्युफैक्चर स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा टेट्राक्लोरोमीथेन से किया जाता है। यह एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग पर्पस में यूज़ करने के लिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 1974 तक वर्ल्ड में फ्रियोन का एनुअल प्रोडक्शन 20 करोड़ पाउंड्स यानी कि 2 बिलियन पाउंड्स तक था। मोस्ट ऑफ द फ्रियोन्स, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेशन में काम आने वाले भी, एटमॉस्फेयर से होते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर और स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में फ्रियोन रेडिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं और जो ओजोन लेयर बनी हुई है, ओजोन नेचर का जो ओजोन बैलेंस है उसको बिगाड़ते हैं। ठीक है, अपसेट करना है नहीं, वही बिगाड़ देते हैं, अनियंत्रित कर देते हैं। एंड लास्ट थिंग इज DDT, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, DDT। फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड DDT ओरिजिनली 1873 में बनाया गया था, लेकिन इसके इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी की खोज 1939 में स्विट्ज़रलैंड के गीगी फार्माटिक्यूल्स के पॉल मुलर ने की। इस खोज के लिए पॉल मुलर को 1948 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका यूज़ वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत ज़्यादा होने लग गया, तेज़ी से बढ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि यह प्राइमरीली मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और टाइफस कैरी करने वाली लाइसेस यानी जुओं को मारने में इफ़ेक्टिव होते हैं। DDT इफ़ेक्टिव होता है। 1940 के एंड में DDT के एक्सटेंसिव यूज़ के कारण यानी बहुत ज़्यादा अधिक यूज़ के कारण प्रोड्यूस होने वाली परेशानियां सामने आने लग गई थी 1940 के बाद में। इंसेक्ट्स की बहुत सारी प्रजातियों ने DDT के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था, यानी कि ऐसे उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस लाए कि उनकी बॉडी पर DDT काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की अनेक स्पीशीज़ ने DDT के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और यह फिशेस के लिए बहुत टॉक्सिक सिद्ध हुआ। DDT मछलियों के लिए बहुत टॉक्सिक सिद्ध हुआ। DDT के केमिकल स्टेबिलिटी और फैट सॉल्युबिलिटी ने समस्या को और जटिल बना दिया। DDT जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होती, बल्कि वह फैटी टिश्यूज़ में स्टोर और डिपॉजिट हो जाती है।
ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि शरीर से में चली भी गई है तो फिर बाहर आ जाएगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके शरीर में ही फैट्स जैसे इकट्ठे होते हैं ना, मोटापा, उसमें जाके इकट्ठी हो जाएगी। यदि इंजेक्शन लगातार यानी कि लगातार कंटिन्यूसली अगर डीडीटी हमारे शरीर में आता रहा, तो हमारे क्या एनिमल्स के शरीर में आता रहे तो एनिमल्स में डीडीटी की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में डीडीटी पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इसका यूज़ आज भी हो रहा है। ठीक है, ये डीडीटी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर हमारा। अब मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन का भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियोस को शेयर करना, सो दैट उनको भी फ़ायदा मिल सके और वो भी NCERT को लाइन टू लाइन बिना कुछ ज़्यादा एडिशन के और परफेक्टली समझ सके, है ना। तो ऑल द बेस्ट।